नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। हम देखेंगे करंट अफेयर में। देखिए, वो मामला है विकासशील राष्ट्रों का कर्ज। काफी सारे जो विकासशील राष्ट्र हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, उससे अधिक खर्च वह ब्याज देने में खर्च करते हैं। अर्थात जो कर्ज लेते हैं उनका ब्याज बहुत अधिक चुका रहे हैं। रिजल्ट है उनका विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जा रहा है। और कर्ज का स्ट्रक्चर कैसे है, इन्हीं सब पहलुओं पर हम फोकस करेंगे। विकासशील राष्ट्रों का कर्ज कितना है? 29 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। विकासशील राष्ट्र अगर विकसित राष्ट्रों को हटा दे, 47 राष्ट्र विकसित राष्ट्र हैं, अगर इनको हटा दे तो सारा जो राष्ट्र बच रहे हैं उसके बाद विकासशील होते हैं। 29 ट्रिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्ज है और हर साल कर्ज बढ़ते जा रहा है। कर्ज बढ़ने से क्या हो रहा है इनका? जैसे अगर बात करें कर्ज के कारण, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, आईटी, उद्योग, कृषि, इन सारे पे खर्च होने वाला पैसा, जो इन सब पे खर्च होगा पैसा, वह पैसा इस पे खर्च ना होके ब्याज चुकाने पे खर्च होता है। तो ब्याज को चुकाना होता है। अर्थात शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा, आधारभूत ढांचा, कृषि हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, आईटी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, तमाम पहलू जिस पे खर्च होने वाला पैसा था वो पैसा उस पे खर्च ना होकर ब्याज चुकाने पे खर्च हो रहा है। जो कर्ज लिए हैं, कर्ज का एक ब्याज बनता है, उस ब्याज को चुका रहे हैं ये, और लंबे समय से चुका रहे हैं। और पैसा किससे ले रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है इसको भी देखेंगे। फिलहाल कर्ज बढ़ने का कारण क्या है, क्यों कर्ज बढ़ रहा है? कारण सबसे पहले कुछ फैक्टर होते हैं कर्ज बढ़ने का, कि आखिर ऐसा क्यों है, कितना ब्याज चुका रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। तो निश्चित है पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं ये कारण। इसको यहाँ पे लिखिए कारण में। कर्ज क्यों बढ़ते जा रहा है? पहला नंबर, सरकार अत्यधिक खर्च कर रही है, अन उत्पादक चीजों पे खर्च कर रही है। सरकार है, इसका खर्च अन उत्पादक चीज, तो अनप्रोडक्टिविटी, अनप्रोडक्टिविटी कार्यों पे खर्च हो रहा है। जहां पे खर्च किया जाना चाहिए वहां पैसा खर्च न करके सरकार अनुत्पादक चीजों पे खर्च कर रही है। सेकेंड नंबर कि पैसे का मिसमैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं पैसे का क्या हो रहा है, मिस मैनेजमेंट किया जा रहा है, अर्थात दुरुपयोग। पैसे का सदुपयोग नहीं कर रही। अगर सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल करते, जो कर्ज का पैसा था उसका सही इस्तेमाल करते तो डेवलपमेंट हो सकता था। यही सदुपयोग से प्रोडक्टिव वाला चीज बन सकता था और उस प्रोडक्टिव वाले चीज से कर्ज चुका सकते थे, ऋण लेना, ऋण लेने से बच सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का, गबन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेकार चीजों में पैसा खर्च कर दे रहे हैं। थर्ड नंबर, कोविड-19 के कारण भी कर्ज बढ़ा है। वर्ल्ड में कोविड-19 चले, सरकार ने हेल्थ पे अधिक खर्च किया, लोगों को छोड़ दिया, रियायत दिए, उद्योग हो, कृषि हो, अन्य सेक्टरों को बहुत भारी भरकम छोड़ दिया। कहां से आया पैसा? कोविड-19 के दौरान एक कर्ज से आया। मास्क खरीदना हो, टीका खरीदना हो, विभिन्न प्रकार के दवा हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, अस्पताल का निर्माण, ये तमाम पहलू पे फोकस करेंगे तो कोविड-19 के कारण सरकार का कर्ज बढ़ा। फोर्थ नंबर, यूक्रेन युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन युद्ध, इसके कारण एनर्जी और खाद्य पदार्थ, एनर्जी खाद के दाम बढ़े, सरकार को कर्ज लेना पड़ा, कई जगह इन्फ्लेशन हुए। रिजल्ट है कि कर्ज से बढ़ोतरी हुई। यूक्रेन युद्ध चल रहा है, कई जगह एनर्जी का दाम बढ़ चुका है,
पैसा अधिक खर्च हो रहा है एनर्जी पे, पेट्रोलियम पे। इधर खाद्य पदार्थ के दाम भी बढ़ गए हैं, जैसे गेहूं, दाल, तिलहन, तो उस पे अधिक खर्च हो रहा है। कुल मिला के इन्फ्लेशन हुआ यूक्रेन युद्ध से इन्फ्लेशन हुआ, इसके कारण सरकार का कर्ज बढ़ रहा है। हालांकि ये तो टेम्परेरी था। अगर यूक्रेन युद्ध नहीं भी रहते, कोविड-19 नहीं भी रहते, तो ये दोनों सबसे बड़े फैक्टर है कि सरकार के अधिकारी किस तरीके से पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कर्ज भी थोड़ा नहीं है, कर्ज भी 29 ट्रिलियन है। अमेरिका की जितनी जीडीपी है उससे भी अधिक। एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या आंदोलन चल रहा है। तो पोप अभी आंदोलन चला रहे हैं। पोप आंदोलन चला रहे हैं कर्ज माफी का। अब ये पोप कौन है? ईसाई जगत के फादर हैं। ये आंदोलन चला रहे हैं कि विकासशील राष्ट्रों का जो कर्ज बढ़ रहा है, वैसे ही बहुत से राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चिंतित हैं कि कैसे भी हो विकासशील राष्ट्रों का कर्ज रुके, या तो उस कर्ज का रीस्ट्रक्चरिंग हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन्हीं के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। बार बार डिमांड की जा रही है कि कर्ज माफी किया जाए। जो पहले कर्ज था और अभी के कर्ज में अंतर है। अगर कर्ज का पहलू एक देखिए आप, तो पहले के कर्ज जो मिल रहे थे विकासशील राष्ट्रों को, और आज आज जो कर्ज मिल रहे हैं, दोनों में अंतर है। जो पहले के कर्ज थे, बड़े बड़े बैंक दे रहे थे, बड़े बड़े बैंकों का कर्ज था। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये पैसा दे रहे थे। ये कर्ज का पहले, अगर अभी कुछ 15-20 साल का समय का पीरियड निकाल दे आप, तो कर्ज पहले के बड़े बड़े बैंक दे रहे थे। ये सारे कहाँ के बैंक थे? तो विकसित राष्ट्रों के बैंक थे। विकसित राष्ट्र जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF दे रहा है, ADB, एशिया डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, जापान की इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसी, कनाडा सरकार दे रही है, अमेरिका की सरकार दे रही है। तो ये सब स्ट्रक्चर था, या तो बड़े बड़े बैंक दे रहे हैं या इंटरनेशनल संगठन दे रहे थे। लेकिन आज आज कौन कर दे रहा है? तो निजी लेंडर है, अर्थात निजी उधार देने वाले, प्राइवेट सेक्टर इसे बोलिए, कि अब बैंक ना देके कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति दे रहे हैं, या निजी इन्वेस्टर, ये लोग दे रहे हैं पैसा सरकार को। दूसरा सबसे बड़ा उभर के आया है ऋणदाता में चीन। चीन विकासशील राष्ट्रों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, ऋण जाल में फंसाता है। तो चाइना अभी सबसे बड़ा लेंडर उभर के आया है। ये कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्रों को, सॉरी, विकासशील राष्ट्रों को अपने डेब्ट ट्रैप अर्थात ऋण जाल में फंसाता है। रिजल्ट ये है कि अधिक मात्रा में ब्याज वसूलता है। जो ब्याज बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। इधर से IMF की भी भूमिका है ब्याज को बढ़ाने में। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलेंगे IMF का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम था भुगतान संतुलन के लिए पैसा देना। भुगतान संतुलन जो है हमेशा बना रहे विकासशील राष्ट्रों का। अर्थात उनको कोई सामान मंगाना है, बाहर से मंगा रहे हो सामान, और उस सामान के लिए पैसा नहीं है, तो उसको कैसे ना कैसे पूर्ति करने की जिम्मेदारी IMF का था। IMF का निर्माण इसलिए हुआ था कि भुगतान संतुलन के लिए इसका विशेष रूप से जन्म हुआ था। लेकिन IMF जो कर्ज देता है, ये कर्ज इस कर्ज पे ब्याज की दर अधिक है, अतिरिक्त पैसा वसूल करता है, अत्यधिक फीस, तो फीस वसूल कर रहा है, सरचार्ज भी वसूल करता है। अच्छा, कर्ज के ऊपर और टैक्स लगा दे रहा है, तो एक तरीके का एक टैक्स है, कर है, वो वसूल करता है। रिजल्ट है IMF से जो भी विकासशील राष्ट्र पैसा ले रहे हैं, वो हमेशा उसी में दबे रहते हैं, सर्कल में फंसे रहते हैं कर्ज का।
चाइना का भी ठीक इसी तरीके से पॉलिसी है। तो आईएमएफ भी कर्ज बढ़ाने में योगदान दे रहा है, इस साइड से चाइना भी दे रहा है। अर्जेंटीना और श्रीलंका, ये एग्जाम्पल है किस तरीके से यहाँ पे क्राइसिस आया था। अर्जेंटीना और श्रीलंका का जो वित्त संकट है, इसको बढ़ाने में आईएमएफ की बहुत बड़ी भूमिका थी। आईएमएफ अर्जेंटीना को सर्वाधिक पैसा देता है, इधर श्रीलंका को पैसा देने वाला राष्ट्र है चीन। रिजल्ट है कि ये डेब्ट ट्रैप में फंस गए। अब उन टॉप 5 कंट्रियों को भी देख लीजिए जो आईएमएफ से ऋण लेते हैं सर्वाधिक। कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो आईएमएफ से फंड वसूल कर रहे हैं, अर्थात कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं सर्वाधिक। तो यूक्रेन, अर्जेंटीना, मिस्र, इक्वाडोर, पाकिस्तान, ये वो राष्ट्र हैं जो आईएमएफ से सर्वाधिक कर्ज लेते हैं। अब इधर यूक्रेन को देखिए आप, यूक्रेन एक साइड कर्ज ले रहा है और रूस के साथ युद्ध कर रहा है। अंत में कहीं ना कहीं इसको छुपाना होगा, या तो डिफॉल्ट कर जाएगा ये आईएमएफ का पैसा, या विकसित राष्ट्रों का पैसा डिफॉल्ट करेगा। अर्जेंटीना तो काफी बार संकट में आ चुका है, डिफॉल्ट की स्थिति में आ चुका है। मिस्र है, इधर इक्वाडोर एक छोटा सा राष्ट्र है, और ये पाकिस्तान। जब पाकिस्तान को चाइना से पैसा मिलता है तो आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ यही लगाती है अधिक ब्याज दर, अधिक फिक्स वसूल करना, सरचार्ज वसूल करना। रिजल्ट है कि ऋण के संकट में फंसा हुआ है बुरी तरीके से पाकिस्तान। अन्य छोटे छोटे राष्ट्र हैं, अगर मालदीव को आप देखेंगे, और उधर से ओसेनिया देश, या ओसेनिया कंटिनेंट के देश, तो सारे के सारे ऋण जाल में चाइना के फंसे हुए हैं। ऋण जाल से निकले कैसे? क्या ऋण की माफी हो सकती है? क्या ब्याज दर कम हो सकता है? क्या कोई समझौता हो सकते हैं डिफॉल्ट की स्थिति में? क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ऋण है, मान लीजिए अगर ऋण ले रहा है कोई राष्ट्र, तो ऋण ब्याज की दर अधिक है, तो इसको सुलझाने वाली क्या कोई अथॉरिटी है कि ब्याज की दर कितनी हो, कितना कर्ज लिया जाए, कितना कर्ज ले, कर्ज कैसे वसूल किया जाए। कर्ज का रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, पुनः संरचना। अगर जरूरत पड़े तो कुछ छोड़े कि अगला डिफॉल्ट की स्थिति में नहीं कर्ज दे पा रहा है तो उस पर कोई दबाव ना बने। तो डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चर है इसका कुछ पहलू। अगर इस तमाम पहलू को आप देखें, क्या कोई ऐसी इंटरनेशनल अथॉरिटी है, संगठन बने हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऋण से संबंधित कोई नियम ही नहीं है। ऋण का नियम इंटरनेशनल लेवल पे। कोई ना कोई तो कानून होने चाहिए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है या बैंक है, एक साइड बैंक करिए, या एक कोई राष्ट्र मान लीजिए पावरफुल है, इनके पास पैसा है, एक भी गरीब कमजोर राष्ट्र है और इसके पास पैसे की कमी है, तो ए या बैंक पैसा दे रहे हैं बी को, अगर भुगतान ना कर पाए तो क्या इस पे दबाव बनाना चाहिए, या फिर कुछ इस तरीके से इस पे शर्त लाद दिया जाए कि ये जीवन भर ऋण के संकट में ही फंसा रहे। तो भारत के अंदर क्या होता था अंग्रेजी टाइम में, लाला और किसान की कहानी होती थी कि लाला और किसान। एक बार किसान लाला के जाल में फंसता था तो लाला हमेशा किसान को उलझाए रखता था पीढ़ी दर पीढ़ी, और भुगतान करने की जिम्मेदारी बेटे से बाप में, बाप से बेटे में, फिर बेटे से और उसके बेटे में चलते रहता था, पीढ़ी दर पीढ़ी फंसे रहते थे। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है।
तो क्या कोई ऐसा ऋण का नियम है इंटरनेशनल लेवल पे? नहीं है। ना ही कोई अथॉरिटी है, ना ही कोई पंचायत करने वाली संगठन है, इसे पंचायत बोलते हैं, अर्थात कोई सरपंची करे, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कारण क्या है, ऐसा क्यों है? G20 जैसे राष्ट्र है, G20 नेशन है, यूनाइटेड नेशन है, लेकिन ये सब विफल क्यों हो जा रहे हैं? एक नियम बनाने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नियम ही नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है? और क्यों गरीब कमजोर राष्ट्र ऋण के संकट में फंसे हुए हैं? तो देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले कर्जदाता जो भी था, टॉप नंबर पे अमेरिका था, यूएस था। जब से चाइना का उभार नहीं हुआ था, एक साइड चीन है, जब तक चीन का उभार इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हुआ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक वित्त शक्ति के रूप में, औद्योगिक शक्ति के रूप में पावर है चाइना। किस तरीके का पावर है? फाइनेंस में पावर है इसके पास, उद्योग इंडस्ट्री में पावर है, श्रम के पास, श्रम के रूप में इसके पास पावर है, संसाधन के रूप में इसके पास पावर है। हर चीज में ये अमेरिका से अब कम नहीं है। तो पहले कर्ज देने वाला राष्ट्र अमेरिका था इंटरनेशनल लेवल पे। सारे संगठन या देश अमेरिका से ही परमिशन लेते थे, उसके बाद ही ये फैसला करता था किसे देना नहीं देना, ब्याज की दर क्या हो, और सारे देश इसी के पास गिड़गिड़ाते थे कर्ज माफी के लिए, कर्ज के लिए। लेकिन अब चाइना उभरा हुआ है, तो यूएस और चीन में एक साइड युद्ध चल रहा है, वार चल रहे हैं। हर तरीके का वार है, सिर्फ यहाँ पे साइकोलॉजिकली नहीं है, हर सेक्टर में वार हो। टेक्नोलॉजी वार है, उद्योग का मामला हो, वित्त का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पंचायत करना हो, ये आपस में उलझे हुए हैं। रिजल्ट है अमेरिका और चाइना के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके कारण कोई इंटरनेशनल कानून नहीं बन पाया। ऋण से संबंधित कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून नहीं संगठन बन पा रहे हैं, और विकासशील राष्ट्र फंसे हुए हैं। उधर विकासशील राष्ट्र है, इनका भी खर्च, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रौद्योगिक आधारभूत ढांचा, इन पे खर्च करना था, ये सब खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लगातार पिछड़ते जा रहे हैं विकासशील राष्ट्र। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इसमें तो आज की डेट में सबसे अधिक डिमांड है, मांग है कि किसी पे खर्च करे ना करे, एजुकेशन और साइंस टेक्नोलॉजी, इन दोनों पे खर्च करना होगा। जो शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे के ही आगे ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है, स्किल का विकास करके ही फैक्ट्री को स्थापित किया जा सकता है, श्रम में सुधार किया जा सकता है, ओवरऑल एजुकेशन के माध्यम से इकोनॉमिक्स में सुधार किया जा सकता है। तो एजुकेशन एक क्वालिटीपूर्ण से साइंस टेक्नोलॉजी का जन्म होगा, नए नए प्रोडक्ट उत्पाद बनेंगे, मशीन बनेगी, उपकरणें बनेगी। तो उपकरण हो, मशीन हो, ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है? साइंस पे डिपेंड कर रहा है। अमेरिका चाइना कैसे उभरे हैं? तो इसी के बदौलत उभरे हैं, इन्होंने अपने एजुकेशन को बेस्ट किया। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र है, उसकी तो दुर्गति है। और विकासशील राष्ट्र के अंदर भी जो प्रांत होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं भारत का, भारत के अंदर ही बिहार की स्थिति देखिए। एक साइड बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को देखेंगे आप, हर मापदंड में पिछड़े हुए हैं, बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अब बिहार को देखेंगे, एजुकेशन का बात करें तो सबसे कम जो अशिक्षित राज्य है, शिक्षा के मामले में सबसे कम अशिक्षित राज्य है बिहार, कि एक बेसिक एजुकेशन जो मिलना चाहिए था उसमें भी पिछड़ा हुआ है भारत के अंदर। तो बिहार की क्या अमेरिका से आप तुलना करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क जैसे राष्ट्रों की कभी तुलना नहीं कर सकते। इधर जनसंख्या बहुत विशाल हो चुकी है, प्रति व्यक्ति डेंसिटी जो है बिहार में वो टॉप नंबर पे आ चुकी है, 1000 से भी ऊपर चली गई है। तो एजुकेशन है नहीं, महिला पिछड़ी हुई एजुकेशन में, पुरुष भी पिछड़े हुए हैं। इस स्थिति में सरकार के द्वारा जब तक स्टेप नहीं उठाया जाएगा स्ट्रॉन्ग, इसमें भारत सरकार जब तक हेल्प नहीं करेगी बिहार सरकार की,
और बिहार सरकार जब तक लिए हुए ऋण का या पैसे का अगर बजट ही बना रही है, उस बजट में ह्यूमन कैपिटल और जीडीपी को बढ़ाने के लिए पहलू ना करे, किसमें विशेष रूप से एजुकेशन और साइंस टेक्नोलॉजी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटीपूर्ण, तब तक ये निकल नहीं सकते उस भंवर से निकालने के लिए इनको पैसे का सही उपयोग करना होगा। भारत के ऋण की स्थिति एक बार देख लेते हैं, भारत के पास कितना ऋण है। तो एक बार भारत का ऋण स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, भारत का कैसा है ऋण, कितना ऋण है। भारत का कुल ऋण, विदेशी ऋण बात करेंगे, कुल विदेशी ऋण है 648 बिलियन डॉलर, बहुत अधिक है 648 बिलियन डॉलर। भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था विदेशी मुद्रा भंडार, यह है 655 बिलियन डॉलर। अगर इन दोनों का अंतर कर दें 48 और 655 का, मतलब 648 और 55 इन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या निकलेगा, 7 बिलियन सरप्लस में है भारत के पास। तो 7 बिलियन ही सरप्लस में है। एक महीने भी भारत आयात नहीं करा सकता है। अगर कुछ सामान मंगाना है भारत को तो एक महीने भी भारत वो सामान बाहर से नहीं मंगा सकता। पैसे की भारी कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सेकेंड नंबर कि भारत हर 4 महीने में 11 बिलियन डॉलर कर्ज लेता है। देखिए 11 बिलियन डॉलर 4 महीने में सिर्फ कर्ज ले रहा है। यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार अभी तो 655 मैक्सिमम पहुंच गए हैं, डाउन भी हो जाते हैं, लेकिन कर्ज बढ़ रहा है। ये कम होते हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है बीच बीच में, लेकिन ऋण बढ़ते जा रहे हैं। हर 4 महीने में 11 बिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ रहा है। जीडीपी का कितना कर्ज है भारत का, एक साइड जीडीपी लेंगे और कर्ज, इसका एक अनुपात है 19%, अर्थात जीडीपी का 19% भारत कर्ज में है। कर्ज किस रूप में ले रहा है भारत सबसे अधिक, कि कर्ज किस रूप में लेता है, सर्वाधिक डॉलर के रूप में कर्ज लेता है। तो डॉलर के रूप में भारत सर्वाधिक कर्ज किस रूप में ले रहा है, डॉलर के रूप में कर्ज ले रहा है। और भारत सरकार के साथ साथ जो विदेशी ऋण है, भारत सरकार के साथ कंपनियां भी ऋण लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी ऋण ले रहे हैं। बस यही है ओवरऑल। ऋण बढ़ाने में एक और कारण है इधर जलवायु परिवर्तन, ये छूट गया था, जलवायु परिवर्तन। ये जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण विकासशील राष्ट्रों को जो खर्च करना चाहिए था, अब उस पर भी खर्च नहीं कर सकते। उन सेक्टर में जहां खर्च करना था वहां ना करके अब जलवायु परिवर्तन को सम्मान करने के लिए टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा। इसके लिए फंड चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। अब फिर वो पैसा कहाँ से आएंगे, एक तो पहले से कर्ज फंसे हुए हैं, ऊपर से जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं। कहीं पे बारिश वर्षा तो कहीं सुखाड़ आ रहा है, कहीं चक्रवात आ रहे हैं, तो कहीं बेमौसम ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड की घटना, भूकंप की घटना, तमाम आपदा प्रबंधन आ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। तो सरकार को उससे निपटने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना होगा और कर्ज में फंसते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील राष्ट्र को ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक चाहिए। अगर बात करें कि 100 बिलियन 200 बिलियन, बिल्कुल नहीं, ट्रिलियन से भी अधिक चाहिए। हर साल चाहिए इनको पैसा, और वो पैसा इनको नहीं मिल रहा है। तो पहले से कर्ज की मार, ऊपर से जलवायु परिवर्तन की मार, ये दोनों से विकासशील राष्ट्र का क्या होगा। बस यही है। बने रहिए, तब तक के लिए टू डू ऐश में चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।